रिबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनर एपिसोड 27। अमानत को खांसते हुए देखकर सुमन और नितारा दोनों उसकी पीठ को सहलाने लगे। दोनों का ही ध्यान अब तक अस्तित्व पर नहीं गया था। अस्तित्व अब तक उनके पास पहुंच चुका था। उसने धीरे से कहा, व्हाट हैपन? तुम ठीक हो ना? अस्तित्व की आवाज सुनकर नितारा और सुमन दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व को देखकर नितारा जैसा सब कुछ भूल गई। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। तभी सुमन ने कहा, नितारा क्या कर रही हो तुम? सुमन की बात सुनकर नितारा ने धीरे से कहा, कौन है ये हैंडसम बंदा? कितना ज्यादा हैंडसम है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेल मॉडल टीवी से निकलकर अभी अभी बाहर आ गया हो। नितारा की बात सुनकर सुमन कुछ कहती इससे पहले ही अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस तरह से घूर कर देखे। कहते हुए उसने अमानत के पास आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक से नहीं खा सकती? कितना ज्यादा खांसी आ रही है तुम्हें? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने धीरे से कहा, वो तुम अचानक से प्रकट हो गए, उसकी वजह से हुआ। इस तरह से कौन भूत की तरह प्रकट हो जाता है? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को कहा, वॉट डू यू मीन बाय भूत की तरह प्रकट होना? मैं यहां से गुजर रहा था, मेरा ध्यान तुम पर चला गया। इस तरह से रास्ते पर खड़ी होकर पानी पूरी क्यों खा रही हो? तुम्हें पता भी है कि रास्ते की पानी पूरी कितनी ज्यादा अनहाइजीनिक होती है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, जब देखो तब तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे ये बहुत टेस्टी होती है। बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं होती। इतनी टेस्टी होती है कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर खुद खाओगे ना तो इसे खाने का बार बार दिल करेगा। बस एक बार खा कर देखो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, ना मुझे फालतू चीज खानी है, ना तुम्हें खाने देनी है। चलो मेरे साथ। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत का हाथ पकड़ लिया। अमानत ने कहा, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्लास है अभी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, क्लास अटेंड करनी होती तो इस तरह से क्लास को बंद करके पानी पूरी नहीं खा रही होती तुम। कहते हुए अस्तित्व अमानत को लेकर जाने लगा। नितारा ने उसे रोकने की कोशिश की तो सुमन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जाने दो उन दोनों को, जितना हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए दोनों को। यही तो वक्त होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। सुमन की बात सुनकर नितारा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या वो मन्नत आंटी के बड़े बेटे हैं? क्या वो अमानत के भाई है? सुमन ने जैसे ही नितारा की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने नितारा को घूरते हुए कहा, तुमसे किसने कह दिया वो अमानत का भाई है? उसके सामने ये बात गलती से भी मत कहना, वरना वो पागल हो जाएगी। वो अमानत का बॉयफ्रेंड है, देखा नहीं कितना ज्यादा हैंडसम है। नितारा का पहली ही नजर में अस्तित्व पर दिल आ गया था। ये सुनकर उसका चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, क्या वो अमानत का बॉयफ्रेंड है? कहते हुए नितारा का चेहरा सच में बहुत ज्यादा लटक गया। सुमन ने उसके लटके हुए चेहरे को देखते हुए कहा, लगता है कि पहली नजर में तुम्हारा उस पर दिल आ गया था। अपने दिल को संभाल लो, क्योंकि वो अमानत का है और अमानत का ही रहेगा, इसलिए अपने दिल को संभालो और अपने दिल को समझा दो कि वो तुम्हारा जीजा जी है। जीजा जी पर इस तरह से नजर नहीं डालते बेटा। सुमन की बात सुनकर नितारा ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है। मुझे कहाँ पता था कि वो अमानत का बॉयफ्रेंड है। अब जब मुझे पता चल गया तो मैं क्यों उसकी तरफ देखूंगी? पर कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा हैंडसम है। कितने ज्यादा हैंडसम है। दिल कर रहा था कि बस उनको देखती रह जाऊं। अमानत को उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, वरना कोई भी चुड़ैल उन्हें नजर लग सकती है। सुमन ने अमानत के चेहरे को याद करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो। तुम जानती नहीं कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। कोई लड़की उसे नजर उठाकर भी देखती है ना तो अमानत पागल हो जाती है। अमानत उस लड़की का सर फोड़ने से पहले एक बार नहीं सोचती। और रही बात लड़कियों को उसे घूरने की, तो उसे खुद नहीं पसंद कि कोई लड़की उसे घूर कर देखे। उसके लिए तो दुनिया में अमानत के अलावा कोई और लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। खैर, उनके प्यार के किस्से अगर बताऊंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अर्नब वापस आ गया। उसने अमानत को आसपास ना देखकर परेशानी भरी आवाज में कहा, अमानत कहाँ है?
अर्णव की बात पर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो अपने होने वाले पति देव के साथ घूमने के लिए गई है, आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। मैं कॉलेज से बाद में घर चली जाऊंगी। आखिर में अर्णव और नितारा दोनों सुमन को कॉलेज छोड़कर अपने घर के लिए निकल गए। वहीं अस्तित्व अमानत को लेकर अपनी कार में आकर बैठ गया। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? माना कि मैं सुंदर हूं पर इस तरह से नजर नहीं लगा सकते तुम। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, अगली बार से अगर इस तरह से रास्ते पर तुमने पानी पूरी खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय तुमसे बुरा कोई नहीं होगा? मैं खाऊंगी, मेरी मर्जी, मेरा पेट मेरा मुंह, मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। तुम इस तरह से मेरे खाने पीने की चीजों पर रोक नहीं लगा सकते। देखो, अगर तुम ये कह रहे हो कि हम मोटे हो गए हैं तो हम मोटे ही ठीक है, हमें जो खाना होगा हम खाएंगे। एक ही जिंदगी है, हमें डाइटिंग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। अमानत बोल ही रही थी कि अस्तित्व ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। अचानक से अस्तित्व के होंठ अपने होठों पर महसूस करके अमानत बोलते बोलते चुप हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर उसे देखने लगी। अस्तित्व ने उसके होठों पर बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद करके उसे घूरते हुए कहा, इडियट लड़की, वो मैं इसलिए कह रहा था ताकि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। अगर तुम्हें पानी पूरी खानी है तो घर पर बनवा कर खाओ या फिर होटल में जाकर खाओ। इस तरह से ठेले पर नहीं, तुम्हें पता भी है कि उसमें इतने सारे जर्म्स होते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, पर टेस्टी ठेले की पानी पूरी होती है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद करके उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ठेला लगवा देता हूँ जिसमें सिर्फ टेस्टी और हेल्दी पानी पूरी होगी और वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तुम ही खाती रहना, ओके? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, क्या कोई सच में हमसे इतना प्यार कर सकता है जो हमारे लिए इतना सब कुछ करेगा? सच में यकीन ही नहीं हो रहा है। अमानत की नौटंकी को देखकर अस्तित्व ने उसके गाल खींचते हुए कहा, नौटंकी हो गई हो तो अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अमानत ने मासूम से चेहरा बनाते हुए कहा, पर हमारा बैग? वो तो कॉलेज में ही रह गया। तुम्हें पता है, आज एक गंदा सा टीचर आया और उसने हमें कॉलेज से बाहर निकाल दिया। मतलब क्लास से बाहर निकाल दिया, कॉलेज से बाहर तो हम खुद निकल गए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, जिस तरह की तुम्हारी हरकत है उसके बाद मुझे लगता है कि टीचर की कोई गलती नहीं होगी। जरूर तुमने कोई कांड किया होगा जिस वजह से उसने तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हमने कोई कांड नहीं किया, बल्कि हम बस क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। पहला दिन था उसका। एक दिन टीचर बच्चों को माफ कर देता तो कौन सा पाप हो जाता। पर नहीं, उसने हमें माफ नहीं किया बल्कि हमें क्लास से निकाल दिया। क्या नाम था उस जंगली इंसान का? आदित्य उपाध्याय। बड़ा आया, दिल कर रहा था कि उसका सर फोड़ दे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके, अब गुस्सा हो गया हो तो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हमें तो लगा था कि तुम रोमांटिक हो, पर तुम तो रोमांस के नाम पर धब्बा हो। मतलब हम दोनों के पास इतना टाइम है, तुम हमें घर छोड़ने की बात कर रहे हो? हमें घुमाने के लिए लेकर चलो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता, पर फिलहाल मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, वरना सच में मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता। अस्तित्व ने जैसे ही ये कहा, अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास हमारे लिए कभी टाइम होता ही नहीं है। तुम्हें हमेशा यहाँ वहाँ जाना होता है। अमानत की शिकायत को सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए मैं अपने सारे काम छोड़कर कॉलेज में दोबारा पढ़ने के लिए आ रहा था, उसके बाद भी तुम्हारी ये शिकायत है कि मेरे पास तुम्हारा टाइम नहीं होता है। सच में लड़कियों के लिए कितना भी करो, लड़कियों के लिए हमेशा कम ही होता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसकी गोद में आकर बैठ गई। अस्तित्व ने उसे संभालते हुए कहा, मैं कार चला रहा हूं। अमानत ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम तो जानते हो ना कि तुम हमारे लिए क्या हो।
हमारे प्रिंस चार्मिंग हो, तुम्हें पता है ना, बचपन से हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं। अब एक प्यार में पागल लड़की के लिए उसके आशिक का वक्त हमेशा कम ही तो होगा ना। खैर छोड़ो, तुम हमें बहुत वक्त देते हो, हमें कौन सा काम करना है हमें बताओ। हम भी वही काम ज्वाइन कर लेते हैं, पर हम दिन रात सुबह शाम एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। कोई चुड़ैल अगर तुम पर नजर डालेगी तो उसकी आंखें भी निकालने के लिए हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिजनेस करता हूं, उसके लिए तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट करना होगा। टॉपर बनना होगा, तब जाकर तुम मेरी कंपनी में जॉब कर पाओगी, क्योंकि मेरी कंपनी में काम करने वाला छोटे से छोटा और बड़े सा बड़ा वर्कर वेल एजुकेटेड है, और जहां तक मुझे पता है पढ़ाई और तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, इंसल्ट कर रहे हो हमारी। अस्तित्व ने अमानत के दोनों गालों को खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि फैक्ट बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, तब जाकर तुम मेरे साथ काम कर पाओगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, हमें कोई स्ट्रांग नहीं बनना, कोई काम नहीं करना, इसलिए अब हमें सोने दो। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अस्तित्व उसे लेकर कुछ दूरी पर आकर रुक गया। उसने कार को रोककर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सोना है तो फिर मैं तुम्हें ऑफिस लेकर चलता हूं, वहीं पर सो जाना, शाम को हम घूमने के लिए चलेंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहा, पर हमारे घर वाले, डैडी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, मम्मा क्या कहेंगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उससे घूरते हुए कहा, ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम्हारी फैमिली को हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी मॉम को, सबको हमारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए इतना रिएक्ट मत करो। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी तुम्हारे डैडी को और तुम्हारे भाई को कैसे संभालना है ये सासू माँ देख लेंगी, तुम फिक्र मत करो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, पर। अस्तित्व ने उसके गालों को किस करते हुए कहा, बार बार कुछ ना कुछ फालतू बकवास मत करो, अब चुपचाप लेट जाओ, हम थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाएंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना प्रिंस चार्मिंग, भागकर शादी कर लेते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अचानक से ब्रेक लगाकर अमानत को घूरते हुए कहा, व्हाट। अमानत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, चलो ना, भागकर शादी कर लेते हैं। आसपास मंदिर होगा, चलो जल्दी से मंदिर में जाकर भागकर शादी कर लेते हैं, कितनी अमेजिंग शादी होगी ना हमारी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर दिमाग घुटनों में चला गया है। नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ऑलरेडी घुटनों में है, मतलब तुम पागल हो चुकी हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चमकती आंखों से कहा, मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। चलो ना, भागकर शादी करते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, टेल मी वन थिंग। भागकर शादी कौन करते हैं, ये बात पता भी है तुम्हें? भागकर शादी वो लोग करते हैं जिनका परिवार उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होता, या फिर जिनका परिवार उनके प्यार के खिलाफ होता है। जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे और मेरे खिलाफ नहीं है, जब मेरा परिवार मेरे और तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तो हम भागकर शादी क्यों करेंगे? जरा बताओ मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे एडवेंचर के लिए। तुम सोचो ना, हमारी शादी अगर हम भाग कर करेंगे तो कितनी अमेजिंग होगी, कितना मजा आएगा। तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। जस्ट इमेजिन तुम्हारी और हमारी भागकर शादी हो। माय गॉड, हम तो सोच सोचकर खुशी से पागल हो रहे हैं। चलो ना, सच में भागकर शादी कर लेते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है और तुम मुझे भी अपने साथ पागल करके छोड़ोगी। हम कोई भागकर शादी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट फिलहाल हम शादी नहीं कर रहे हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी कॉलर को पकड़कर खींचते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय अभी भी नहीं करेंगे? अभी शादी नहीं करेंगे तो कभी शादी करेंगे? हमें अभी शादी करनी है, मतलब करनी है। अरे यार, 18 साल के हो चुके हैं हम, तुम भी तो बूढ़े हो चुके हो। सोचो, अगर हम शादी नहीं करेंगे जल्दी तो हमारे जल्दी बच्चे भी नहीं होंगे। हमारे बच्चे तुम्हें डैडी कहने की जगह पर तुम्हें दादाजी कहेंगे। कैसा लगेगा तुम्हें?
हम और हमारा बच्चा साथ में चलेगा, सब लोग सोचेंगे कि हम तुम्हारी बड़ी बेटी और हमारा बेबी तुम्हारा छोटा बेबी है। नहीं नहीं नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, वॉट डू यू मीन बाय मुझे दादाजी कहेंगे? क्या मैं तुम्हें 400 साल का बूढ़ा आदमी लगता हूँ? मैं बस तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, 6 साल बड़े हो? पूरे 6 साल? मतलब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तक तुम्हारे 2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। मतलब तुम लगभग 25 साल के होने वाले हो और हम 18 साल के हो चुके हैं। तुम्हें लगता है कि ये शादी की उम्र नहीं है? अरे तुम्हारी उम्र में पिछले जमाने में आदमियों के 4-4 बच्चे हो जाते थे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उससे घूरते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भान खाली हो। मतलब पागलों की तरह बातें क्यों कर रही हो तुम? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, हम पागलों की तरह बातें कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात को तुम अब पागलों की बात कहोगे तो हम क्या करें? हम सच कह रहे हैं, चलो ना भागकर शादी कर लेते हैं, हमारा दिल बहुत कर रहा है। अमानत अस्तित्व से ऐसे भागकर शादी करने के बारे में कह रही थी जैसे उसके लिए ये कोई चॉकलेट खाना हो। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो मेरी बात। सोचो अगर हमने भागकर शादी कर ली तो तुम्हारे डैडी और तुम्हारी मम्मा को कैसा लगेगा? वो दोनों तो हमारी शादी के लिए रेडी थे। हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके सपने को तोड़ दिया है तो उन्हें तकलीफ होगी। क्या तुम चाहती हो कि उन दोनों को तकलीफ हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उसे कुछ सोचते हुए देखकर अस्तित्व ने सुकून की सांस ली। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम तो ये भूल गए थे, हमें नहीं करनी है, तुम अकेले कर लो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उससे घूरते हुए कहा, तुम सच में अनबिलीवेबल हो, क्या बोलती हो और क्या नहीं, तुम्हें खुद समझ नहीं आता। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मासूमियत से कहा, अरे यार हम क्या करें? हमारे दिमाग में जो आता है हम तुम्हारे सामने खुलकर रख देते हैं। अब अगर हम हमारे दिल की बातें तुमसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे शेयर करेंगे? अगर तुम चाहते हो कि हम हमारे दिल की बातें किसी और से शेयर करें तो हम करने के लिए तैयार हैं। बताओ क्या हम हमारे दिल की बातें किसी और से शेयर करें? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, इडियट लड़की, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, इसलिए अब शांति से बैठ जाओ, जब देखो तब बकवास करती रहती हो। अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम ना सच में बहुत बुरे हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अब चुपचाप बैठो, मुझे कार चलाने दो, वरना हमारा पूरा दिन और पूरी रात रास्ते पर बीत जाएगी। मुझे ऑफिस जाकर एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अमानत ने कहा, अब हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, हमें हमारे घर छोड़ दो। हमारा बैग सुमन ले जाएगी, वैसे भी उसमें था तो कुछ नहीं, बस आईडी कार्ड था जो कि कोई चुराने नहीं वाला। अब सब लोग जानते हैं कि हम किसकी डॉटर है। सब लोग अब हमसे डरते हैं। कहते हुए अमानत हंसने लगी। उसकी बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अच्छा तो तुम खुश हो कि सब लोग तुमसे डरते हैं? अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, खुश तो नहीं है, बट ये ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहे हैं। बस सब लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो तो थोड़ा अजीब लगता है। पर अब हमें इन सब की आदत हो गई है। वैसे भी कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही था कि हम हमारे डैडी की बेटी है। हमें प्राउड फील होता है कि हम हमारे डैडी की बेटी है। हमारे डैडी के नाम से सब लोग हमें जानते हैं। हमें इस बात की भी खुशी होती है। हम बस ये नहीं चाहते थे कि सब लोगों को लगे कि हम अपने डैडी के नाम का यूज करके सबके साथ बदतमीजी करते हैं, सबके साथ लड़ाई करते हैं, इसलिए हम हमारे डैडी के नाम का यूज नहीं करते थे। पर अब जब डैडी का नाम सामने आ चुका है तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा, कोई हमें परेशान नहीं करेगा, कोई हमसे पंगा नहीं लेगा। सब लोग हमसे डरकर रहेंगे, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। खैर छोड़ो, हमें जल्दी से घर ले जाकर छोड़ दो। हमें अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है। वैसे भी बहुत दिनों से मम्मा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मम्मा को शादी के लिए मना लेंगे और फिर तुम्हारे साथ सबके सामने शादी कर लेंगे, क्योंकि भागकर शादी करने का प्लान सच में बहुत बुरा है। अस्तित्व ने अपना सर हिला दिया और अमानत को लेकर राठौर की तरफ चला गया। आधे घंटे के बाद राठौर मेंशन के सामने उसकी कार आकर रुकी। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सुनो ना,
अस्तित्व ने गर्दन को टेढ़ा करके अमानत की तरफ देखा जो कि पैसेंजर सीट पर मासूम सा चेहरा बनाकर बैठी हुई थी। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, सुन रहा हूं, बोलो जो बोलना है। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इधर आओ ना, कुछ कहना है। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या पता तुम मेरा फायदा उठा लो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, सच में तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, हम बस तुम्हें अपने पास आने के लिए कह रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या हम इतने ज्यादा खतरनाक हैं जो तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? सुनो ना, हमारे पास आ जाओ ना। अमानत का मासूम सा चेहरा देखकर अस्तित्व ने उसके पास आते हुए कहा, कहो। अस्तित्व को अपने पास देखकर अमानत ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर आगे बढ़कर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच सो मच सो मच। कहते हुए अमानत भागने ही वाली थी कि अस्तित्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बट आई लव यू मोस्ट। कहते हुए उसने अमानत के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को चूमने लगा। उसने कुछ देर के बाद अमानत के होठों पर बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए कहा, अगर किस ही करना था तो होठों पर करती, गालों पर कौन किस करता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें पता था कि अगर हमने तुम्हारे होठों पर किस किया तो तुम खुद से किस नहीं करोगे, पर तुम्हें इस तरह से बाइट करने की क्या जरूरत है। हमारे प्यारे प्यारे लिप्स तुम्हारे इस तरह से बाइट करने की वजह से सूज कर लाल हो जाते हैं, तुम्हें पता भी है कितना दर्द होता है। अमानत की शिकायत को सुनकर अस्तित्व ने इंटेंस तरीके से उसे देखते हुए कहा, बताओ मुझे कितना दर्द होता है। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत 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 ज्यादा दर्द होता है, पर दर्द से ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी होती है। इतनी ज्यादा खुशी कि हम बता भी नहीं सकते। खैर छोड़ो, अब हमें जाना है। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने लगी। अमानत की लाख कोशिशों के बाद भी अस्तित्व उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ये देखकर अमानत ने अस्तित्व से कहा, क्या कर रहे हो मिस्टर हैंडसम। अमानत के मुंह से नया नाम सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, और कितने नए नाम लेने हैं तुम्हें मेरे। अस्तित्व की बात पर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप हैं ही इतने हैंडसम कि हमारे मुंह से अपने आप ये निकल गया, वैसे है तो आप हमारे प्रिंस चार्मिंग ही। अमानत के प्रिंस चार्मिंग और हम आपकी सिंड्रेला। हम तो हमेशा से आपकी सिंड्रेला थे, हमेशा आपकी सिंड्रेला रहेंगे, इसलिए किसी और को आप सिंड्रेला मत कहना, ओके। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं हूं, किसी और से बात क्या करूंगा। अब जल्दी से उतर जाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अमानत ने मुस्कुराकर अस्तित्व की तरफ देखा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। उसके वहां से जाते ही अस्तित्व ने गहरी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल करके सीट पर अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। उसने खुद से कहा, मैं बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा अमानत राठौर, तुम बहुत जल्द ही अमानत अस्तित्व शेखावत बन जाओगी। कहते हुए अस्तित्व कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। अमानत उछलते कूदते अंदर आ गई। उसे देखकर मन्नत जो कि लिविंग रूम में टीवी देख रही थी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई अमानत। मन्नत की बात सुनकर अमानत जाकर उसके पास बैठ गई। उसने मन्नत की गोद में अपना सर रखते हुए कहा, मम्मा हमें मैथ के टीचर ने क्लास से बाहर कर दिया, उसके बाद हमें अंकल मिल गए। हम अर्नब अंकल के साथ पानी पूरी खाने के लिए चले गए, उसके बाद हमें वहां पर लंगूर मिल गया। लंगूर हमें वहां से यहां लेकर आ गया, इसलिए हम घर आ गए। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उससे घूरते हुए कहा, अच्छा मैथ के टीचर ने क्लास से बाहर क्यों किया, जरा बताना। अमानत ने मासूम सी आवाज में कहा, हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया था। उसने बेफिजूल में क्लास से बाहर कर दिया। वो ना हमसे जलते हैं क्योंकि जो वो पढ़ाता है वो हमें पहले से आता है, इसलिए वो हमसे हमेशा जलता रहता है। इसमें उसकी गलती है मम्मा, उसे कुछ नहीं आता और हमें सब कुछ आता है, तो अब हम क्या करें। इसमें जलने की क्या बात है। पर वो जल जल के कोयला बन गया है और अभी भी जल रहा होगा क्योंकि हम उसे सॉरी कहे बिना वापस आ गए। आपको तो पता है ना आपकी प्यारी से बेटी कितनी प्यारी है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितनी प्यारी और कितनी समझदार हो, हमारी बेटी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। इतना प्यारा बच्चा दुनिया में होगा ही नहीं। मन्नत की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
तभी मन्नत ने उसके कान को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, बदमाशियां करने के बाद टीचर पर इल्जाम लगाना आपसे कोई सीखे। मन्नत के कान मरोड़ने की वजह से अमानत ने दर्द से कराहते हुए कहा, मम्मा मम्मा छोड़ो, दर्द हो रहा है। मम्मा क्या कर रही हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसके कानों पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके कान को और अच्छे से मरोड़ते हुए कहा, अच्छा तो फिर ऐसी हरकत क्यों करती हो जिसकी वजह से हमें आपका कान मरोड़ना पड़े? जब देखो तब बदमाशी, जब देखो तब उल्टी सीधी हरकतें। आपकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए अगली बार से क्लास में ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि कोई टीचर आपको बाहर ना निकाले। जरूर कोई ना कोई कांड किया होगा, समझ नहीं आता कि आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम क्या है। बचपन से लेकर आज तक हमेशा पढ़ाई को लेकर आपकी शिकायत सुनते आ रहे हैं। आपको पता है आपके भाई की शिकायतें कभी नहीं आई। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने कहा, क्योंकि भाई डैडी पर गए हैं और हम आप पर गए हैं। आप भी तो पढ़ाई में खराब हो। हम भी बिल्कुल आपकी तरह पढ़ाई में खराब हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उससे घूरते हुए कहा, अच्छा तो अब आप अपनी पढ़ाई ना करने का इल्जाम हम पर लगा रही है। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं। आप हमारे कान को खींच खींच कर लंबा मत करो, वरना हमारे प्रिंस चार्मिंग हमारी जगह पर किसी और लड़की को पटा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम रो रो कर बाहर लाकर रख देंगे, देख लेना आप। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, आप बहुत बदमाश हो चुकी है। कहते हुए मन्नत ने अमानत के गालों को छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि आप अस्तित्व के साथ घूमने जाने की जगह पर घर वापस क्यों आ गई? जब आप ऑलरेडी क्लास बंक कर चुकी तो घूमने के लिए जाना चाहिए था ना। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमने तो कहा था, पर वो लंगूर हमें घुमाने के लिए लेकर गया ही नहीं। बोलता है कि जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेकर नहीं जा सकता? हमें सच में गुस्सा आया था मम्मा, पर फिर हम क्या करते हैं। उसने कहा कि जरूरी काम था और उसने कहा कि हम उसका जरूरी काम कंप्लीट होने तक उसके ऑफिस में सो जाए, उसके बाद वो शाम को हमें घुमाने के लिए लेकर जाएगा, तो हमने भी मना कर दिया। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को हिलाते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आपके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। खैर छोड़िए, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, अब हम थोड़ी देर के लिए गार्डन में बैठ जाते हैं, वैसे भी शाम हो चुकी है। मन्नत की बात सुनकर अमानत मुंह फुलाते हुए अपने रूम में चली गई। मन्नत ने खुद से कहा, पता नहीं ये शैतान लड़की का क्या होगा। हे भगवान, थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दीजिए हमारी बेटी को। दूसरी तरफ अस्तित्व के ऑफिस में अस्तित्व इस वक्त कई सारे लोगों के सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने उन सबको घूरते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, अधीरा शेखावत पर नजर रखो, उसके साथ कौन बिजनेस कर रहा है और वो फिलहाल किसके साथ क्या कर रही है। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर तुम लोगों को पता कैसे नहीं चला कि वो उन लोगों के साथ हाथ मिला चुकी है? अस्तित्व की बात सुनकर उसके सामने बैठे एक आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, हमने पता लगाने की कोशिश की थी, पर अचानक से सब कुछ हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आया, और जब तक हमें पता चलता आपको सब कुछ पता चल चुका था। अपने सामने बैठे आदमी की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, अगर जो बात मैं खुद से पता लगा सकता हूँ वो बात भी तुम लोग पता नहीं लगा सकते तो तुम लोगों का कोई काम नहीं है। आज से तुम लोगों को मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। उसकी बात सुनकर वो सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन सब ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। अस्तित्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगली बार गलती करने के लिए मैं तुम्हें अगला मौका दे ही नहीं रहा हूं। चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि इस वक्त मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर दूं जो कि तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक ना हो, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ। अस्तित्व का गुस्सा देखकर वो लोग चुपचाप वहां से चले गए। उन सबके जाने के बाद अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद करके गहरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है अधीरा शेखावत, तुम मुझसे जीत जाओगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कहते हुए अस्तित्व ने अपना मोबाइल उठाकर अपने नाना जी का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से अधिराज शेखावत ने कॉल उठाते हुए कहा, आखिर चल क्या रहा है अस्तित्व आपके दिमाग में? जो हमने सुना वो सच है ना? अधीरा जेल से छूट चुकी है ना? अगर अधीरा जेल से छूट चुकी है तो फिर उसे किसने छुड़ाया?
आपने तो कहा था कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, फिर उसे कौन छुड़ा सकता है? जो सालों पहले हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। हमारे पास जीने के लिए आप इकलौता सहारा बचे हैं। अधिराज की बात सुनकर अस्तित्व ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आपको ये न्यूज़ किसने पहुंचाई? मैंने आपसे कहा था ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं हमारे दुश्मनों को अकेला संभालने के लिए काफी हूं नाना जी। आपको फिक्र करने की और खुद की तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आराम कीजिए और सो जाए। अधीरा शेखावत के साथ मुझे क्या करना है ये अच्छे से जानता हूं, और उसकी मदद करने वाला कौन है ये भी मैं अच्छे से जानता हूं। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने कहा, अस्तित्व जो करना है कीजिए, पर यह ध्यान में रखिएगा कि अब आपकी जिंदगी में अमानत भी है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे साथ अमानत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको अमानत के बारे में सोचकर करना है जो कुछ भी करना है, क्योंकि हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, पर अमानत के साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी से कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। इस बार जो कुछ भी होगा अधीरा शेखावत को होगा, आप शांति से आराम कीजिए। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट करके खुद से कहा, अधीरा शेखावत, पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व टेबल पर रखे हुए पेपरवेट को टेबल पर घुमाते हुए कुछ सोचने लगा। कॉलेज में सुमन ने लेक्चर अटेंड करने के बाद अमानत के बैग को उठाते हुए कहा, अब तो मुझे ये लेकर जाना होगा। आखिर मैडम तो अब आने नहीं वाली, शायद घूमने के लिए गई होगी। मेरा वाला तो मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाता ही नहीं। सुमन खुद से बात करते हुए क्लासरूम से बाहर जा ही रही थी कि तभी उससे सामने से आ रहे आदित्य उपाध्याय नजर आए। प्रोफेसर को देखते ही उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने खुद से कहा, लगता है कि लंगूर फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। माना कि गलती हो गई, पर बार बार बदला लेने की जरूरत क्या है? अगर मैथ का प्रोफेसर ना होता तो अब तक इसका सर फोड़ चुकी होती। आदित्य कहीं से भी प्रोफेसर नहीं लगता था। उसकी उम्र 25-26 साल के आसपास लगती थी। वो देखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था। ऐसा लगता था कि अगर वो मॉडलिंग भी ट्राई करे तो आसानी से वो एक सुपर मॉडल बन सकता है, पर फिर भी कॉलेज का प्रोफेसर था, ये बात थोड़ी हैरानी वाली थी। सुमन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने कहा, डरो मत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मैंने तुम्हें पनिशमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि तुमने बाहर मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने पनिशमेंट इसलिए दी क्योंकि तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी, और मैं अपनी क्लास को लेकर बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूं। मुझे पढ़ाई को लेकर लापरवाही करने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आदित्य की बात सुनकर सुमन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर जी, समझ गई। कहते हुए सुमन वहां से जाने ही वाली थी कि आदित्य ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट थी वो वापस नहीं आई। क्या उसे पता नहीं है कि इस तरह से बिना इजाजत के कॉलेज से जाना गलत बात होती है? आदित्य की बात सुनकर सुमन ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, वो प्रिंसिपल सर से पूछ कर गई थी। कहते हुए वो वहां से चली गए। कुछ दूरी पर जाकर उसका ध्यान वेदांत पर चला गया। वेदांत को देखकर सुमन दौड़ते हुए जाकर वेदांत के सामने खड़ी हो गई। वेदांत ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? सुमन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लेने के लिए आए हो? अब जब सच सामने आ चुका था तो वेदांत, सौरभ और अस्तित्व कॉलेज नहीं आ रहे थे। वैसे भी उन्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा कि लड़कियां तारने के लिए आया हूँ? वैसे देखो, लड़कियां मुझे तार रही है। अगर तुम चाहो तो मैं भी किसी को देख सकता हूँ। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा? सुमन को इस तरह से गुस्से में देखकर वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, और दो बैग। ये तो अमानत का बैग है ना? वो कहाँ है? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अपने मजनू के साथ चली गई। जैसे मेरा मजनू मुझे लेने के लिए आया है, वैसे उसका मजनू भी उसे लेने के लिए आया था। अब चलो यहाँ पर मुझे और टाइम पास नहीं करना। कोई जंगली जानवर मुझे घूर घूर कर देख रहा है। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने कहा, व्हाट? सुमन ने कहा, अरे कार में बैठो, बाद में बताती हूँ। कहते हुए सुमन जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई।
वेदांत जाकर ड्राइविंग सेट पर बैठ गया और कुछ ही देर में उनकी कार वहां से निकल गई। कुछ दूरी पर खड़ा आदित्य उपाध्याय उन दोनों को ही जाते हुए देख रहा था। उन दोनों के जाते ही उसने खुद से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहां पर तुम्हारे लिए आया हूं? कहते हुए उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके आसपास नजरें घुमा कर देखा और कुछ दूरी पर जाकर एक कार की पिछली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही कार स्टार्ट होकर वहां से निकल पड़ी। कार के स्टार्ट होते ही उसने अपना मोबाइल निकाला और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर जल्दी से कॉल उठा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे ढूंढ लिया है मॉम, और फिक्र मत कीजिए। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसके बदले में उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से जो कुछ भी आपके साथ पापा के साथ हुआ है उन सब का बदला आपका बेटा लेकर रहेगा। वो जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की के बारे में मैंने पता लगा लिया है। अमानत राठौर नाम है उसका, अस्तित्व राठौर की जान और अथर्व राठौर की बेटी, अब वही हमारा हथियार बनेगी। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ से उसकी मां ने कहा, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। अस्तित्व ने कभी तुम्हें देखा नहीं, इसलिए ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है। अपनी मां अधीरा शेखावत की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, उपाध्याय सरनेम लगाने के बाद वो चाह कर भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। वैसे भी दुनिया की नजरों में तो आपका कोई बेटा है ही नहीं। कहते हुए आदित्य ने अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, पर आपके बेटे को पता है कि आपने उसके लिए क्या किया और क्या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, जो कुछ भी उसने आपके साथ किया है उन सब का हिसाब मैं उससे लेकर ही रहूंगा। वैसे वो लड़की देखने में उतनी भी खूबसूरत नहीं है जो इतना हैंडसम लड़का उसके पीछे पड़े, पर जरूर कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, तभी वो उसके प्यार में पागल होकर यहाँ पर आ गया है। सारे काम छोड़कर वो यहाँ पर सिर्फ उस लड़की के लिए आया है। इसका मतलब वो लड़की स्पेशल है और उस स्पेशल लड़की को मुझे कैसे उससे दूर करना है, बस अब ये सोचना है। कहते हुए आदित्य ने मोबाइल को स्पीकर पर कर दिया और गैलरी को ओपन करके अमानत की तस्वीर को देखने लगा। अमानत भले ही ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी पर वो दिखने में काफी क्यूट थी। उसने अमानत की तस्वीर को देखते हुए कहा, वैसे हैं तो क्यूट। खैर छोड़िए, मैं घर आ चुका हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। कहते हुए आदित्य ने कॉल कट कर दिया। अब तक वो एक बड़े से मेंशन के सामने आ चुका था। कार के रुकते ही वो दरवाजा खोलकर मेंशन के अंदर चला गया। ये एक बड़ा सा आलीशान सा मेंशन था जिसमें कोई भी नहीं रहता था। आदित्य के अंदर आते ही सर्वेंट ने उसके लिए रूम रेडी करने के लिए कह दिया और उसे हॉल में बैठने के लिए कहकर उसके लिए पानी लाने के लिए चला गया। आदित्य ने पैर पर पैर चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्द ही तुमसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ, और तुम्हें फिर से पहले की तरह अकेला कर दूंगा। जिस तरह से मेरी मॉम ने तुमसे तब तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था, तुम बिल्कुल अकेले हो गए थे, बिल्कुल अकेले, जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, ना फैमिली, ना प्यार, ना पैसा, ना कुछ। तुम फिर से दोबारा वैसे ही होने वाले हो। तुमसे तुम्हारा प्यार, फैमिली, पैसा, सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ, और तुम अकेले रह जाओगे, बिल्कुल अकेले। जैसे पहले तड़पते थे उसी तरह से तड़प तड़प कर तुम इस बार सच में जान दे दोगे। कहते हुए आदित्य ने दीवार पर लगी हुई तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, प्यारी बड़ी माँ, आपका बेटा बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। इस वक्त आदित्य उपाध्याय अपने मेंशन के लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी मां अधीरा शेखावत के साथ बात की थी। कुछ देर के बाद उसने अपनी आंखें खोलकर खुद से कहा, मुझे तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है अस्तित्व शेखावत, पूरी तरह से। तुमसे तुम्हारी खुशियां छीननी है, और तुम्हारी खुशी अगर वो लड़की है तो मैं तुमसे उस लड़की को दूर कर दूंगा, इतना दूर कि तुम चाहकर भी उसे अपने पास नहीं ला पाओगे। कहते हुए आदित्य के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसके होठों पर इस वक्त बेहद जहरीली मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। रात का वक्त, राठौर मैंशन। राठौर परिवार साथ में डिनर करने के बाद गार्डन में घूम रहा था। अमानत के चेहरे पर उदासी थी। मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अमानत, क्या सोच रही है आप? अमानत ने मन्नत की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मम्मा हमें शादी करनी है, हमें हमारे प्रिंस चार्मिंग पर भरोसा नहीं है। मन्नत ने जैसे ही अमानत की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, भरोसा नहीं है से क्या मतलब है आपका?
जरा खुलकर बताएंगी? अमानत ने मन्नत की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपने हमारे लंगूर को देखा है ना? वो कितना ज्यादा हैंडसम है, सारी चुड़ैल उस पर नजर डालती है। अगर किसी ने उसे नजर लगा दी तो हम क्या करेंगे मम्मा? हमें हमेशा डर लगा रहता है, अगर किसी ने उन्हें हमसे चुरा तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेना चाहते हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, अमानत क्या बकवास सोचती रहती हो आप? अगर कोई आपसे प्यार करता है तो चाहे पूरी दुनिया की लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाए उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ आप है। और अगर आपकी शादी भी हो गई और उसे कोई और पसंद आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकती। आप समझ रही है बुद्धू लड़की? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं कर सकती से क्या मतलब है? आंखें निकाल लेंगे उस, समझता क्या है खुद को? किसी और को देखकर तो देखे, वो सिर्फ हमारा है मम्मा। अमानत की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, वो सिर्फ आपका है और आप अभी छोटी हो, छोटे बच्चे अभी शादी नहीं करते। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा आप भी 18 साल की थी जब आपकी शादी हुई थी, फिर हम क्यों शादी नहीं कर सकते? हमें शादी करनी है मम्मा, करनी है। हमारी शादी कल कर दो। पता है हमारा दिल कर रहा था कि हम भाग कर शादी कर ले, पर फिर लंगूर ने हमें समझाया कि आप सब तो शादी के लिए तैयार हो। अगर हम भाग कर शादी करेंगे तो आप सबको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अपने इस प्लान को हमने कैंसिल कर लिया। पर इसका ये मतलब नहीं है मम्मा कि आप हमारी शादी ना करवाओ। हमारी शादी करवाओ वरना सच में भाग कर शादी कर लेंगे, और अगर लंगूर नहीं माना तो उसका किडनैप कर लेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ड्रामेबाज बेटी का क्या करे। उसने अथर्व की तरफ देखा जो कि कुछ दूरी पर खड़ा होकर कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था। मन्नत ने धीरे से कहा, डेविल आपकी बेटी आपको बुला रही है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अथर्व जो कि कॉल पर बात कर रहा था, मन्नत की आवाज सुनकर उसने धीरे से कहा, आई विल टॉक टू यू लेटर। कहते हुए उसने कॉल कट किया और मन्नत और अमानत के पास आ गया। मन्नत ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आपकी बेटी कह रही है कि उसे शादी करनी है, और अगर हमने उसकी शादी अभी नहीं करवाई तो आपकी बेटी हमें बताकर भागने की प्लानिंग कर रही है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, अमानत क्या कहा आपने? अमानत ने अथर्व की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी हमने ऐसा नहीं कहा, डैडी हमने बस इतना कहा कि हमें शादी करनी है। मम्मा ने कहा कि हम छोटी बच्ची है तो हमने मम्मा से बस इतना कहा कि जब उनकी और आपकी शादी हुई थी तो वो भी हमारे जितनी थी, तो फिर उनकी शादी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं? वैसे भी हमें जल्दी शादी करनी है, डैडी हमारी शादी करवा कर दो ना। और हमने बस मम्मा को बताया कि हम चाहते थे कि हम भाग कर शादी करें, पर हमने की नहीं ये सोचकर कि आप लोगों को बुरा लगेगा। वैसे भी आप लोग हमारी शादी के लिए रेडी हो तो फिर हमें भाग कर शादी करने की क्या जरूरत है? अमानत की बात सुनकर अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस मैंने आपसे कहा ना, फिलहाल आपकी शादी की उम्र नहीं है, पहले आपको अपने करियर पर ध्यान देना है। पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप शादी के बारे में सोचना। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, पर डैडी सच में हमें शादी करनी है, हम सच में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। हमारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसे भी पढ़ाई करके कौन से झंडे गाड़ दिए हमने। हमारा डेविल म्यूजिक बजता है, गाना गाता है, हम भी म्यूजिक बजाना चाहते हैं, हम दोनों साथ में आर्टिस्ट बनेंगे, कितना मजा आएगा डैडी। मन्नत अमानत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी जैसे बचपन से आयुष के पीछे पड़ी थी शादी के लिए, हमारी अमानत भी शादी के लिए अभी से पीछे पड़ गई है। लगता है कि हमें अमानत की शादी कर ही देनी चाहिए। आखिर हमारी बेटी को शादी करनी है तो हम क्यों उसे रोक रहे हैं? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अमानत को गले से लगाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अमानत बच्ची है पर हम बच्चे नहीं हैं जो हम उसकी अनवांटेड डिमांड को पूरी करेंगे। शादी होगी पर अभी नहीं, और रही बात शादी की तो सबसे पहले अस्तित्व को शादी के लिए हमसे पूछना होगा, तभी हम शादी के लिए मानेंगे। काफी देर तक बात करने के बाद आखिर में सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अमानत ने अपने बेड पर आकर मुंह बनाते हुए कहा, कोई हमारी शादी ही नहीं करवाना चाहता, हम क्या करें? लंगूर भागने के लिए तैयार नहीं है मम्मा, डैडी शादी के लिए तैयार नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें।
भगवान जी सुमन, कहते हुए अमानत ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और सुमन का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से सुमन ने कॉल उठाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है? अमानत ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, रात के 12 बजे बज रहे हैं और तू इतनी जल्दी सो रही है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, 12 बजे इंसान सोता है अमानत, और मैं भी इंसान हूं। अगर मैं इंसान की तरह 12 बजे सो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, सुमन, नॉर्मल इंसान 12 बजे सोते हैं, पर तुम चुड़ैल हो। तुम रात के 2 बजे तक जागती रहती हो, तो 12 बजे तुम्हारे लिए सोना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक बात है। जो लड़की सुबह कभी कभी 6 बजे तक जागती रहती है, वो अगर 12 बजे सो गई तो फिर ये तो मुझे बहुत अजीब लगेगा ना। वैसे ये सब छोड़ो और बताओ कि इतनी ज्यादा गहरी गहरी सांस क्यों ले रही हो? तुम्हारे रूम में कोई है क्या? अमानत की बात सुनकर सुमन ने अपने सामने बैठे वेदांत की तरफ देखकर जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, रूम में कौन? रूम में तो मैं हूं, फैन है, कुशन है और अंधेरा है और सन्नाटा है। सुमन को इस तरह से हड़बड़ाकर बात करते हुए देखकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब रूम में कोई है, मतलब रूम में वेदांत है। इसका मतलब तुम दोनों रोमांस कर रहे हो। तुम दोनों रोमांस कर रहे हो और हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा लंगूर आया ही नहीं। ये क्या बात हुई? कहते हुए अमानत की आवाज रोने जैसी हो गई। सुमन ने अमानत से कहा, वॉट आर यू डूइंग? अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हम तो सुसाइड की तैयारी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना प्यारा बॉयफ्रेंड है और हमारे पास कितना बुरा बॉयफ्रेंड है जो हमारी कदर ही नहीं करता, जिसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमसे मतलब होता तो यहाँ पर होता, पर वो हमसे मिलने के लिए आया ही नहीं। दोपहर में हमें घुमाने के लिए भी नहीं लेकर गया, तो अब हमें रोना चाहिए ना? हमें उदास होना चाहिए ना? तो हम उदास है, मरने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो और हम सच में बहुत ज्यादा अनलकी। हमरा लंगूर हमें कहीं लेकर नहीं जाता। वेदांत से कहो ना कि हमारे लंगूर को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने वेदांत की तरफ देखा, जो कि हंसते हुए उसे ही देख रहा था। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस इंसान को यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे बालकनी से गिरने का नाटक करना पड़ा, तब जाकर ये इंसान यहाँ पर आया और तुम कह रही हो कि इस इंसान से अस्तित्व को कुछ सीखना चाहिए। मतलब तुम भी बालकनी से कूदकर सुसाइड करना चाहती हो और उसके बाद अपने लंगूर को बुलाना चाहती हो? अमानत ने सुमन की बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या हमें नहीं कूदना बालकनी से? हम क्यों कूदेंगे? अगर हमारे हाथ पैर टूट गए तो? हम लंगड़े लूले हो गए तो फिर हमें कौन संभालेगा? हमें लंगड़ा लूला नहीं होना और ना हम कूदने वाले हैं। हमारे लंगूर को खुद ही आना होगा, जैसे पहले आता था और गाने गाता था हमारे लिए। कितने दिन हो गए उसने हमारे लिए कोई गाना ही नहीं गाया। हमारा छोटा सा दिल कितना ज्यादा दर्द कर रहा है। हमें तो लगा था कि जब एक बार हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो हमेशा हमारे लिए गाने गाते फिरेगा, पर तब से तो उसने हमारे लिए गाना गाना बंद कर दिया। हमारा छोटा सा प्यारा सा दिल सच में टूट चुका है। अमानत ने इतना कहा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बालकनी में खड़ा है। उसने धीरे से कहा, सुमन, लगता है कि कोई चोर हमारे घर में आ गया है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, अमानत, तेरा दिमाग खराब है। जितनी टाइट सिक्योरिटी तेरे घर की है ना, चोर का आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हो सकता है कोई बिल्ली हो, चूहा हो, खरगोश हो या फिर कोई इंसान हो। कहते हुए सुमन ने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। सुमन की बात सुनकर अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, कोई इंसान? कहते हुए अचानक से अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, लंगूर तो हमारा कॉल भी नहीं उठा रहा, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगा? आना होता तो पहले ही आ जाता, पर उसे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। सच में बहुत ज्यादा मतलबी है। सबसे ज्यादा बुरा लंगूर। कहते हुए वो खड़ी हो गई और बालकनी के दरवाजे के पास आ गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास आए, उसके कानों में गिटार की म्यूजिक सुनाई दी। म्यूजिक की आवाज सुनते ही ना चाहते हुए अमानत की आंखों के सामने अस्तित्व का चेहरा घूमने लगा और उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीरे से कहा, हमारा लंगूर आ गया। उसने इतना कहा ही था कि उसे कुछ दूरी पर खड़ा अस्तित्व नजर आया, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। हाथों में गिटार लेकर वो मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देखकर म्यूजिक बजा रहा था। अमानत उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई।
उसने खुद से कहा, कितना ज्यादा हैंडसम है, इसे जल्दी से छुपा कर रखना होगा वरना कोई चुड़ैल चुरा लेगी और अगर किसी चुड़ैल ने चुरा लिया तो हमारा क्या होगा। अमानत खुद से बात कर रही थी। वही अस्तित्व अमानत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गिटार के तारों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। अस्तित्व अमानत के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ से अमानत को अपने करीब खींचा और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर गिटार बजाते हुए गाना गाने लगा। स्टॉट मेल वॉइस। मेरे दिल की आवाज में, तू हर लफ्ज में, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर साज में, तू है जहां मैं हूं वहां, ख्वाबों में तू ही बसा है सदा। अस्तित्व की आवाज सुनकर अमानत जैसे किसी और की दुनिया में चली गई। वो बस अस्तित्व की आंखों में देख रही थी जो कि इस वक्त बहुत प्यार से उसे देख रहा था। कोरस वॉइस। मेरा इश्क है तू, मेरा वजूद है तू, हर धड़कन में तू ही तू, जीना तुझसे है मेरा, रहना तुझमें है सारा, हर लम्हा बस तुझसे जुड़ा। अमानत जो कि अब तक चुप थी, अस्तित्व के गाने को आगे बढ़ते हुए उसने खुद गाना शुरू कर दिया। फीमेल वॉइस। तेरी नजरों में खोई हूं, तेरे बिना अधूरी हूं, तेरे बिना ना आए सवेरा, साया बन के साथ चलूं, तेरे दिल के करीब रहूं, तू ही है अब मेरा बसेरा। अमानत के साथ अस्तित्व ने भी मिलकर गाना गाना स्टार्ट कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बहुत प्यार से एक साथ गा रहे थे। कोरस दोनों वॉइस। मेरा इश्क है तू, मेरा वजूद है तू, हर धड़कन में तू ही तू, जीना तुझसे है मेरा, रहना तुझमें है सारा, हर लम्हा बस तुझसे जुड़ा। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए आगे की लाइंस गाए। मेल वॉइस। तेरे बिन ये दुनिया लगे सुनी, तू ही है मेरी जिंदगी की कहानी, हर खुशी में तेरा नाम लिखा, हर गम में तूने साथ दिया। अमानत ने अस्तित्व को गले लगाकर धीरे से अपने दिल के जज्बातों को उसके सामने रखते हुए ये लाइन गाए। फीमेल वॉइस। तेरी बाहों में सुकून है पाया, तू ही है मेरा वो ख्वाब सच्चा, सपनों में जब तू आता है, दिल मेरा खुशियों से झूम जाता है। अस्तित्व ने अमानत को खुद से दूर करके उसके चेहरे की तरफ देखकर अमानत के साथ गाना शुरू किया। कोरस दोनों वॉइस। मेरा इश्क है तू, मेरा वजूद है तू, हर धड़कन में तू ही तू, जीना तुझसे है मेरा, रहना तुझमें है सारा, हर लम्हा बस तुझसे जुड़ा। आखिर में जब गाना खत्म हुआ तो अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और मजबूती से उसे अपने सीने से लगा लिया। अमानत ने अस्तित्व के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में यहाँ पर आ गए। वैसे लंगूर, क्या सच में तुम यहाँ पर हो या फिर हम सपना देख रहे हैं? वैसे भी हम बहुत बार तुम्हारे पास आने का सपना देखते रहते हैं, इसलिए कभी कभी हमें खुद पर शक होता है कि कहीं सच में इस बार तो हम सपना नहीं देख रहे हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व को हंसी आ गई। उसने अमानत के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि तुम सपना देख रही हो? अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मासूम सी आवाज में कहा, हाँ हमें लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं, बड़ा वाला खतरनाक वाला सपना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इडियट लड़की, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मैंने तुम्हारे लिए इतना प्यारा गाना गाया, तुम्हारे लिए म्यूजिक बजाया और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम सपना देख रही थी। अगर सपना इतना खूबसूरत होता तो लोग सिर्फ सपने में ही जीते। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इसका मतलब तुम हमारे सामने हो, हमारे लिए गाना गा रहे थे? अपने कान खोल कर सुन लो, हमारे अलावा किसी और के लिए गाना नहीं गाना तुम। हमें बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि तुम हमारे अलावा किसी और के लिए गाना गाओ, समझ गए? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के लिए गाना गाने का शौक भी नहीं है मिसेज फ्यूचर अस्तित्व शेखावत। अस्तित्व के मुंह से खुद के लिए फ्यूचर अस्तित्व शेखावत सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो, हमें छोड़ो। अगर डैडी भाई ने देख लिया वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डैडी भाई, तुम्हारी मम्मा, सबको पता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे रूम में हूं और वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं गाना गा रहा हूं, इसलिए फिक्र मत करो। वो कुछ गलत नहीं सोचेंगे, उन्हें मुझ पर भरोसा है। जब उन्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या डैडी भाई और मम्मा तीनों ने तुम्हें देख लिया?
अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उनसे मिलने के बाद मैं गार्डन से चढ़कर तुम्हारे रूम में आया हूं ताकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। अगर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर लिया तो इसलिए मैं पहले उनको बताने के लिए गया था कि मैं उनकी प्यारी रूठी हुई बेटी को मनाने के लिए आया हूँ। मैंने उन्हें पहले गाना गाकर भी सुनाया और बताया कि यही गाना गाकर मैं उनकी बेटी को मनाने वाला हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो लंगूर। पहले तुमने हमारे घर वालों को गाना गाकर सुनाया और उन्हें बताया कि तुम हमें ये गाना गाकर मनाने वाले हो। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर हंसते हुए कहा, इडियट लड़की, जब मैं बाहर आ रहा था तो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे देख लिया, वैसे भी वो मेरे होने वाले सास ससुर है। उनसे क्यों डरूंगा मैं तो उनके सामने बिना किसी शर्म के सीधा तुम्हारे रूम में आ गया। उनसे तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। इसका मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे और मेरे मिलने से। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम इतना क्यों डर रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने हैरानी से कहा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या वहां पर भाई भी थे? भाई ने भी कुछ नहीं कहा। अमानत के सवाल को सुनकर अस्तित्व ने उससे घूरते हुए कहा, भाई, पापा, मम्मा, मेरे बारे में बात कर लो। यहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ पर तुम मुझे छोड़कर अपने परिवार के बारे में बात कर रही हो। तुम अपने परिवार के साथ यहीं पर रहती हो, इसलिए फिलहाल मेरे बारे में बात करो। अस्तित्व के चेहरे पर इरिटेशन देखकर अमानत ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, तुम्हारे बारे में क्या बात करें हम? अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बारे में क्या बात करनी है? ठीक है, मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी तो मत करो। मैं तुम्हें अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता हूँ। उनके बारे में बात करते हैं। वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी प्यारी थी, मेरी कितनी तारीफ करती थी। मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत, जो कि मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देख रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे वो अस्तित्व की गर्दन दबाकर उसका खून कर देगी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जरूरी तो नहीं कि बाकी लड़कियों को भी मुझ में इंटरेस्ट ना हो। वाकई बहुत सारी लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड थी, मैं उनके बारे में बताना चाहता था। अमानत ने गुस्से से आगे बढ़कर अस्तित्व के कॉलर को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर हमें तुम्हारा ये झूठ भी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ आया? कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखे, तुमसे इम्प्रेस हो, तुम्हारी तारीफ करे या ना करे, आई डोंट केयर। तुम सिर्फ हमारी तरफ देखोगे और हम सिर्फ तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम सिर्फ हमारी तारीफ करोगे, समझ आया तुम्हें मिस्टर लंगूर? अगली बार से हमें परेशान करने के लिए इस तरह के नाटक तो करना ही मत, वरना तुम्हारा और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड, तुम्हारी उस प्यारी दोस्त जो भी है, उसका खून कर देंगे। और हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में ऐसा करेंगे। अमानत का गुस्सा देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें इससे ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बता नहीं सकते। फिर भी हम जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यार से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मेरी जान? गुस्से में कयामत लगती हो कयामत, और तुम्हारी ये कयामत जैसी आंखें, तुम्हारा ये कयामत जैसे रूठना मुझे और भी ज्यादा तुम्हारा दीवाना बनाता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, अच्छा, अभी तक तो तुम किसी और के दीवाने थे और अब हमारे दीवानी बन गए हो। तुम्हें पता है लंगूर, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बिल्कुल बाकी आदमियों की तरह जो एक लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की की तरफ देखते रहते हैं। तुम जानबूझकर हमें जेलस फील करवाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हो। तुम्हें पता भी है, जब हमें पता चला था कि हमारे लंगूर और हमारे प्रिंस चार्मिंग दोनों तुम ही हो तो हमें कितना अच्छा लगा था। हम कितना ज्यादा खुश हो गए थे। हमें ऐसा लगा था जैसे हमें सब कुछ मिल गया हो। पर जब भी तुम हमें इस तरह से चिढ़ाते हो ना, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बहुत ज्यादा रोना भी आता है ये सोच सोचकर कि तुम हमारे सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। पर हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, तुम्हें तो हमारी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा सच में उदास लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को रोने से रोका हुआ हो।
अस्तित्व ने अपने दोनों कानों को पकड़कर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सॉरी ना, अगली बार से ऐसा कभी नहीं कहूंगा, और वैसे भी कितनी भी लड़कियां मेरी दीवानी क्यों ना बन जाए, मुझे उनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे उनमें से किसी से क्यों मतलब हो, जब मेरे पास इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है, प्लीज माफ कर दो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम होते कौन है तुम्हें माफ करने वाले? हम तो नाराज भी नहीं हो सकते ना जो तुम्हें माफ कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। कहते हुए अमानत जाकर कुर्सी पर बैठ गई। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसके पास आ गया। उसने अमानत के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अमानत सुनो ना। अमानत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, क्या सुने? सुनने के लिए कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है तो हमें क्या सुनना चाहिए? कुछ भी नहीं, छोड़ो हमारे हाथ को, वैसे भी ऐसी लड़की को हाथ क्यों लग रहे हो जो लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं है। अमानत की नौटंकी देखकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, ठीक है, अब जब तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भी अब माफी नहीं मांगूंगा, जा रहा हूं, मैं उनमें से किसी के पास चला जाऊंगा। कहते हुए अस्तित्व जाने ही वाला था कि अमानत ने गुस्से से कहा, किसके पास जा रहे हो? सूजी चुड़ैल के पास। उस चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी। उसके बाल काटकर उसे गंजा कर देंगे, उसके हाथ और पैर भी काटकर उसके हाथों और पैरों के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगली कुत्ते को खिला देंगे। उस सूजी ने तुम पर काला जादू किया है लंगूर, हमें पक्का यकीन है, हम कल ही तुम्हें किसी बाबा जी के पास लेकर जाएंगे। मतलब सॉरी कहने की जगह पर तुम पलट कर जा रहे हो, जरूर उस सूजी चुड़ैल के पास जाओगे तुम। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत के पास आकर झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये इतनी सारी बकवास आती कहाँ से है? अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें, हम तो बकवास करते हैं ना, बकवास करने वाली लड़की से बात क्यों करते हो? छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल बात मत करो हमसे, दूर रहो हमसे। कहते हुए अमानत उसकी गोद में उछलने लगी। अस्तित्व ने उसकी नाजुक से कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, छोड़ना होता तो पकड़ता ही नहीं, समझ आया तुम्हें? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, छोड़ना होता तो पकड़ता नहीं, तो फिर पकड़ा क्यों? छोड़ दो हमें। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ूंगा तो जिंदगी भर नहीं, जिंदगी भर तुम्हें अस्तित्व शेखावत के पास उसकी बनके रहना है, अमानत राठौर। और रही बात सूजी की, तो सूजी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, समझ आया तुम्हें? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हम बेवकूफ नहीं है, बुद्धू जरूर है। हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और हमें ये भी पता है कि तुमने भी जरूर देखा होगा। हमें अच्छे से याद है, ये वही चुड़ैल है जिसने बनारस में हमारे साथ लड़ाई की थी, और इसी चुड़ैल ने मजबूती से हमारी बाजू को पकड़ा था। ये तब से तुम्हारे साथ है ना? इतने सालों में तो किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा, इतने टाइम में उसे भी तुमसे प्यार हो चुका है, तो उसे अपने पास क्यों रखते हो तुम? अमानत के सवाल को सुनकर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं भी उससे प्यार करता हूं? अमानत ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं लगता। अगर लगता तो अब तक तुम यहाँ ना होते। हमें लगता है कि वो चुड़ैल तुमसे प्यार करती है, और वो चुड़ैल तुम्हें हमसे चुराने की कोशिश करेगी। तुम चुड़ैल को अपनी दोस्ती से तोड़ दो, मतलब दोस्ती से निकाल दो। कहते हुए अमानत अजीब सा मुंह बनाने लगी। अस्तित्व ने कहा, क्या कह रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है? अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं समझ आ रहा है, हमें पता है कि हम कुछ भी अजीब अजीब बोल रहे हैं, पर हम क्या करें? तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया, जिस वजह से हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है, सच में तुम हमारा दिमाग खराब करके छोड़ोगे। कोई इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उससे घूरते हुए कहा, अमानत। अस्तित्व की बात पर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, कर लो गुस्सा, जितना गुस्सा करना है कर लो, हमेशा यही तो करते हो, मासूम सी बच्ची पर गुस्सा करना। यही तो आता है तुम्हें, दूसरा कुछ और आता कहाँ है? तुम्हें पता भी है कि हमारा छोटा सा दिल कितना ज्यादा दर्द कर रहा है इस वक्त। छोड़ो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लड़के होना लड़के पत्थर दिल होते हैं, और लड़कियों के पास दिल होता है, पर लड़कों के पास दिल होता ही नहीं है। जाओ यहां से, हमें अब सोना है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उससे घूरते हुए कहा, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए अपने घर से चलकर यहाँ पर आया, तुम्हारे लिए गाना गाया, और तुम मुझे गाना खत्म होते जाने के लिए कह रही हो, सीरियसली? अमानत ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, हमने तुम्हें आने के लिए कहा था। नहीं ना,
तुम खुद आए तो अब हम जाने के लिए कह रहे हैं तो चले जाओ, गाना सुनना था सुन लिया, तारीफ कर दी हमने और हमने भी साथ में गया। अब हिसाब बराबर, अब जो यहाँ से। कहते हुए अमानत पलटकर रूम में जाने लगी। अस्तित्व ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे? जब तक तुम मुझे मेरे अच्छे गाने का रिवॉर्ड नहीं दोगी तब तक मैं नहीं जाने वाला। अमानत ने पलटकर अस्तित्व को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड चाहिए। कहते हुए उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे पर पहले अपनी आंखों को बंद करो, तुम अपनी आंखों को बंद करोगे तभी हम रिवॉर्ड देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई पर उसने कुछ सोचकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। अमानत ने आगे बढ़कर अस्तित्व के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हें रिवॉर्ड देगी भूतनी चुड़ैल डायन। कहते हुए अमानत ने पूरी ताकत लगाकर अस्तित्व को खुद से दूर किया और दौड़ते हुए रूम के अंदर आ गई। उसने जल्दी से रूम के अंदर से दरवाजे को बंद करते हुए कहा, भागो यहां से लंगूर का बच्चा कहीं का। कहते हुए अमानत जाकर बेड पर लेट गई। अस्तित्व ने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, इसका बदला लिया जाएगा। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, बढ़िया है, बदला लेने वाले हम देखते हैं कि कैसे बदल लेते हो। कहते हुए अमानत अपने पैरों को हिलाते हुए गाना गुनगुनाने लगी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। गाते हुए अमानत हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, लंगूर कहीं का समझता क्या है खुद को, बात ही नहीं मानता हमारी। अगर हमारी बात मानकर उस चुड़ैल को अपनी दोस्ती से दूर कर देगा, उससे दोस्ती तोड़ देगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कैसे घूर घूर के देखती है चुड़ैल हमारे प्रिंस चार्मिंग को, ऐसा लगता है जैसे आंखों से ही बलात्कार कर देगी। अगर उसने बलात्कार कर दिया और हमारे प्रिंस चार्मिंग प्रेग्नेंट हो गए तो? नहीं नहीं, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा क्या होगा? हम तो कुंवारे मर जाएंगे। अगर हम कुंवारे मर गए तो? नहीं, हम कुंवारे नहीं मारेंगे, हमें तो अभी बहुत सारे बच्चे भी चाहिए। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। आखिर में फालतू की बकवास सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो नींद की आगोश में चली गई। अस्तित्व भी अपनी कार में बैठकर शेखावत मैंशन के लिए निकल गया। वैसे भी आजकल उसका काम काफी ज्यादा बड़ा हुआ था, जिस वजह से अब वो अपने ऑफिस को मिस नहीं कर सकता था। अमानत के चक्कर में उसने ऑलरेडी 1 महीना ऑफिस का मिस कर दिया था और अब सारे पेंडिंग काम उसे कंप्लीट करने पड़ रहे थे, जिस वजह से उसे सांस लेने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। पर फिर भी वो वक्त निकालकर अमानत के आसपास चक्कर लगा रहा था और अमानत फिर भी उससे नाराज हो रही थी, पर अस्तित्व को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने अमानत को हक दिया था कि वो उससे नाराज हो सके और ये हक वो अमानत से कभी नहीं छीनने वाला था। वैसे भी अमानत उसका प्यार थी, उसका प्यार अगर उससे नाराज नहीं होगा तो कौन उससे नाराज होगा। अस्तित्व जब घर पहुंचा तो उसे वेदांत और सौरभ हमेशा की तरह गार्डन में चक्कर लगाते हुए नजर आए। वेदांत शायद अभी अभी सुमन के घर से वापस आया था। वेदांत को देखकर अस्तित्व उसके पास आ गया। सौरभ वेदांत को चिढ़ा रहा था। जैसे ही उसने अस्तित्व को देखा उसने उससे चिढ़ाते हुए कहा, तुम भी आ गए अपनी लैला से मिलकर, मतलब मेरे दोनों दोस्त अपनी लैला के प्यार में पागल हो चुके हैं। इतने पागल कि आधी रात को वो सारे काम छोड़कर, सोना छोड़कर घूमने के लिए जाते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि अगर तुम लोगों को किसी ने पकड़ लिया और डंडे से पीट पीट कर भगा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम दोनों की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसके कानों को पकड़कर जोर से मरोड़ते हुए कहा, तेरी इज्जत भी है कमीने। बड़ा आया इज्जत इज्जत। आधे घंटे से मेरा खून पी रहा है तू, अब छोड़ मुझे जाने दे, तेरी वजह से मेरी नींद पहले ही डिस्टर्ब हो चुकी है। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, झूठ, बहुत बड़ा झूठा। मेरी वजह से नींद कैसे डिस्टर्ब हुई? तू तो आधे घंटे पहले आया भी नहीं, तुझे यहाँ आए मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं और झूठ बोल रहा है। अब तक तेरी लैला तेरा खून पी रही थी और उसके पिए हुए खून का इल्जाम तू मुझ पर लगा रहा है। मैं बेफिजूल के इल्जाम को अपने ऊपर नहीं लूंगा। सौरभ आहूजा किसी और का इल्जाम खुद पर नहीं लेता, मैं अदालत तक जाऊंगा। जाने की जरूरत पड़ी तो, पर मैं ये इल्जाम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सौरभ को देखकर अस्तित्व और वेदांत ने एक साथ कहा, शट अप सौरभ। उन दोनों की गुस्से भरी आवाज सुनकर सौरभ ने अपने मुंह पर उंगली रखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा,
नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, कहते हुए सौरभ ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्यार में पागल आशिक। कहते हुए सौरभ वहां से भाग गया। उसको इस तरह से भागते हुए देखकर वेदांत और अस्तित्व ने अपना चेहरा हिला दिया और दोनों अपना सर हिलाते हुए अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए, क्योंकि उन्हें भी अब जरूरी काम कंप्लीट करने थे। अगर वो जल्दी सोते नहीं तो कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाते नहीं। सौरभ उनके साथ जाता था, इसलिए उसे भी उठने में देर हो जाती थी। तीनों मिलकर वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिर इतना सारा काम अब उन्हें कंप्लीट जो करना था, आखिर में वो दोनों भी अपने रूम में जाकर सुकून से सो गए। अस्तित्व ने अपने रूम में आकर साइड टेबल पर रखी हुई तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जल्द ही मैं सारे हिसाब चुका लूंगा मॉम, बहुत जल्द ही। कहते हुए अस्तित्व ने सोनिया की तस्वीर को चूम लिया। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो औरतों की इम्पोर्टेंस थी, एक उसकी मां सोनिया और दूसरी अमानत। सोनिया तो अब उसकी जिंदगी में थी ही नहीं, पर फिर भी उसके लिए अमानत और सोनिया दोनों बहुत जरूरी थी। वो सोनिया के ना होने के बाद भी उसके लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटना चाहता था। वो अपनी मां की दर्दनाक चीखें कभी नहीं भूल सकता था। उसने खुद से कहा, बहुत जल्द ही अधीरा शेखावत की दर्द भरी चीखें ये दुनिया सुनेगी, उसकी दर्दनाक मौत की खबर ये दुनिया देखेगी मॉम। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, एक्सेल कॉलेज। अमानत इस वक्त क्लास में बैठी हुई थी। सुमन उसके बगल में बैठी हुई थी। सुमन के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक नजर आ रही थी। कल रात की वजह से वो काफी ज्यादा खुश थी। उसने अमानत की तरफ देखा जिसका चेहरा लटका हुआ था। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मेरी जान, तू उदास क्यों बैठी हुई है? कहीं तेरे लंगूर ने कुछ किया तो नहीं ना? कहीं तेरे लंगूर ने किसी और लड़की पर नजर तो नहीं डाली ना? सुमन की बात सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। सुमन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है, उसमें इतना ज्यादा घूरकर देखने की जरूरत नहीं है, बता देना जवाब क्या है? कुछ किया तेरे लंगूर ने? सुमन के सवाल पर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ किया? पता नहीं क्या किया। बहुत कुछ किया, समझ नहीं आ रहा है क्या किया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग ना काम नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है कि हमारा लंगूर हमसे अच्छे से बात ही नहीं करता। कल रात को वो हमसे मिलने के लिए आया था, हमारे लिए गाना भी गाया था, पर हमने बस एक बात कही कि बस चुड़ैल सूजी उस पर नजर डालती है तो उससे ब्रेकअप कर लो, पर उसने हमारी बात सुनी नहीं। ऐसा कोई करता है भला? कहते हुए अमानत उठकर खड़ी हो गई और क्लास में चक्कर लगाने लगी। काफी सारे स्टूडेंट उसकी तरफ ही देख रहे थे। सबके सामने अब लगभग उनका रिश्ता खुला हो चुका था, इसलिए किसी को अमानत से ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो किसके बारे में बात कर रही है। और अमानत तो जैसे पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी कि अस्तित्व उसका है, इसलिए उसने मुंह बनाते हुए कहा, सारी चुड़ैल लड़कियां हमारे प्रिंस चार्मिंग को देखते रहती है, तो ऐसे में इनसिक्योरिटी होती है ना? वैसे भी हमारे प्रिंस चार्मिंग कितने हैंडसम है, सारी की सारी चुड़ैल उन्हें देखती रहती है। कॉलेज में भी कई सारी लड़कियां थी जो अस्तित्व को घूरती रहती थी। अमानत की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, पर हमें पता है कि हमें उन सब के साथ क्या करना है। अगर किसी ने भी हमारे लंगूर को नजर उठाकर देखा तो हम उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे दबाएंगे और फिर ऐसे मोड़ देंगे। अमानत एक क्षण करते हुए क्लास में यहां से वहां चक्कर लगाते हुए घूमते हुए ये बात कह रही थी। सभी लोग अमानत की बातों को सुनकर एंजॉय कर रहे थे। तभी पीछे से मैथ के सर यानी कि प्रोफेसर आदित्य उपाध्याय क्लास में आ गए। उन्हें देखते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अमानत अभी भी बोल रही थी, जिस वजह से किसी ने उसे बताया नहीं। सुमन उसे बार बार आंखों से इशारा कर रही थी, पर अमानत का ध्यान सुमन की तरफ नहीं था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, और फिर पलटकर ऐसे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का। कहते हुए अमानत ने पीछे पलट कर देखा तो आदित्य को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गए। घबराहट की वजह से वो नीचे गिरती इससे पहले आदित्य ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहा, क्या करेगी? मेरे मुंह पर मुक्का मारेंगी आप? आदित्य की बात सुनकर अमानत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने घबराते हुए कहा, मुक्का? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हम क्यों मारेंगे आपको? आप तो हमारे भगवान है, मतलब महान है, मतलब शक्तिमान है, मतलब पागल है, मतलब। अमानत को कुछ भी बोलते हुए देखकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत के गालों को खींचते हैं कहा, आप सच में बहुत खूबसूरत है, पर साथ में थोड़ी सी इडियट भी। कहते हुए आदित्य ने अमानत को खड़ा कर दिया।
आदित्य की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने गालों को टच किया और आदित्य को घूरते हुए कहा, हमारे गालों को क्यों खींचा? अमानत की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गालों को ही तो खींचा है, ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह से घूर कर देख रही है? वैसे सच में आप बहुत क्यूट है, मैंने आपकी तारीफ की है। तारीफ करने के बाद इंसान थैंक यू कहता है, पर आप थैंक यू कहने की जगह पर ऐसे घूरकर देख रही है जैसे मैंने कोई बड़ा पाप कर दिया। अमानत ने गुस्से से कहा, इस तरह से हमारे गालों को मत खींचना, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अमानत की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या नहीं पसंद? अमानत ने पलटकर उसे घूरते हुए कहा, हमें नहीं पसंद कि कोई हमारे गालों को खींचे। कहते हुए अमानत अपने बाल झटकते हुए वहां से बेंच पर जाकर बैठ गई। आदित्य ने धीरे से कहा, सच में खूबसूरती की मिसाल हो तुम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।